नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और इंडिया इन्वेस्टर वीक चल रहा है, ऐसे में आपको आपके निवेश में किस तरह से कदम उठाने चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पूरे हफ्ते हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन आज युवा भारत की आवाज़ और युवा निवेशकों की आवाज़ अगर मैं कह सकूं, तो उसका संदर्भ लेते हुए हमारे साथ कुछ युवा एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, जिनको आई एम श्योर आप सब बहुत फॉलो भी करते होंगे। मेरे साथ अनुष्का राठौड़, फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर और ऑथर, और कुशल लोढ़ा, फाउंडर के AGR जुड़ गए हैं हमारी इस बेहद खास पेशकश में। अनुष्का और कुशल, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और इंडिया इन्वेस्टर वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टाइम्स नेटवर्क पर, और ऐसे में चलिए पहला सवाल यही रख लेते हैं कि आज का निवेशक कैसा है। अनुष्का, आज का युवा निवेशक कैसा है, बताइए। आज का युवा निवेशक मैं बोलूंगी पहले से थोड़ा सा ज्यादा इन्फॉर्म्ड है। उनको नॉलेज है कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपाउंडिंग क्या होता है, SIP क्या होती है। बट कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि उनके पास ना थोड़ा आधा इन्फॉर्मेशन है। उन्हें ये पता है कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, बट कहाँ करना चाहिए वो उन्हें पता नहीं है। अब ये आधी इन्फॉर्मेशन से होता ये है कि वो लोग सुनते हैं कि ये 5 बेस्ट स्टॉक्स उसमें इन्वेस्ट कर लो, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे करे, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जिस वजह से वो थोड़ा ग्रीडी होके जहां पे उनको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा वहां कर लेते हैं। तो मैं कहूंगी कि इंफॉर्मेशन और जो एजुकेशन है वो बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, बट उसी के साथ साथ थोड़ा सा और एक्सपर्ट हेल्प, एक्सपर्ट सपोर्ट की जरूरत है यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन की तरफ हम पहुंचे नहीं है। ऑल राइट, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जब आप उन्हें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज या इन्वेस्टमेंट्स को लेके बातें समझाते होंगे, तो वो ये सोचते होंगे कि इन लोगों ने तो उतना जिया भी नहीं है जितने बाजार के साइकिल हमने देख लिए। कुशल, क्या आपको ऐसे सवाल मिलते हैं? कोई क्यों आप पर भरोसा करे? आप तो बहुत युवा हो, अगर मैं ऐसा कह सकूं। ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे ख्याल से बहुत ज़माने से निवेश करते हो, और निवेश से जब मैं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ इक्विटी मार्केट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रही हूँ। तो आप दोनों के पास ऐसा क्या है टू कंट्रीब्यूट उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इतने समय से ये काम को समझते हैं, संज्ञान उनको है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की अहमियत क्या है? क्या इस तरह से कोई व्यूअर आपके साथ इंटरैक्ट करता है? कुशल, कुछ एक्सपीरियंस बताइए अपना, या आप कैसे इन सवालों को झेलते हैं? क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कई बार। आप दोनों के बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं, कई बार लगता है कि अच्छा कुछ नया समझ में आ रहा है, बट अधिकतर जो इस तरह की हमारी इन्फ्लुएंसर्स की तादाद बढ़ रही है, अधिकतर के लिए सवाल यही उठता है कि इन्होंने खुद कितना समझा होगा, खुद कितना अनुभव किया होगा। बताइए कुशल, पहले आप, फिर अनुष्का। सेम सवाल लेकर आपके पास भी आऊंगी। सर मेरे हिसाब से मेरे साथ तो काफी बार होता है कि ये तो एकदम 25 साल का यंग बच्चा है, तो ये क्या ही बताएगा हमको कि क्या करना है, पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। बट द वे आई लुक एट इट इज वेरी सिंपल कि अगर मैं कुछ चीज में एक्सपर्ट हुआ, तो मैं कुछ चीज एकदम पढ़ के अगर मैं एकदम इजी भाषा में किसी को समझा पाऊंगा, तो आई थिंक पीपल आर ओके टू अंडरस्टैंड कि अगर भले कोई यंग इंसान है जिसने कोई साइकिल्स नहीं देखी, उससे भी सुन सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैंने SIP शुरू कर लिए, मैंने जैसे 25th बर्थडे से ही, मतलब 6 महीने पहले मैंने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दिया था, एंड मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसका बेनिफिट क्या होगा और ये कैसे, अगर आप पहले से भी करते तो कैसे आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये सब चीज जो है लोगों को अभी सुनना बहुत पसंद है। एंड व्हाट आई फील इज दैट भले ही हमने पूरी साइकिल्स नहीं देखी, हमने 2000 लाइक लेट्स से 8 का इतना क्राइसिस, जब हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं थे फाइनेंस में, तो 19 में जो क्रैश हुआ था हमने वो सब नहीं देखा है। बट आई थिंक द पॉइंट हियर इज दैट अगर फाइनेंशियल प्लानिंग जो एक टॉपिक है, दैट इज नॉट जस्ट बेसिस द साइकिल्स एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज मोर अ पर्सनल ट्रेड बिहेवियर। इट्स मोर लाइक कि तुम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हो, तुम लोग कैसे पेशेंट रहते हो, एंड कैसे अपना पैसा को मल्टीप्लाई करके वेल्थ बनाते हो। So I think that's my piece of advice for anyone who is like just listening to us. And secondly, I think पैसा मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। लाइक लोगों को पता भी नहीं होता है कि अगर 1 लाख रुपए कमाए उन्होंने स्टॉक मार्केट में, तो उनको लाइक सर्टन परसेंटेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। एंड दे डोंट इवन नो कि ओके इसमें टैक्स डिडक्ट करना है अपने को, अगर किसी को पेमेंट करना है एक्सेट्रा। सो ये जो छोटी छोटी चीजें है, हम लोग बस, जैसे मैंने CA किया है, CFA किया, तो उसमें पढ़ के मैं सिर्फ इजी भाषा में लोगों को समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के दौर पे। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एंड आई थिंक दैट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, they are becoming like a very better way in order to just communicate the message which like previously which was given like through a lot of other means as well.
अनुष्का, आपका अनुभव कैसा है? और कुशल यहाँ पर फोकस कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पर। तो ये तो कोई बहुत ही बड़े इन्वेस्टर किताब पढ़कर भी मैं समझ सकती हूँ, मुझे 25 साल के शख्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, एक चीज होती है कि आप हम लोग हमारे पास क्यों आते हैं, क्योंकि हम उनकी भाषा में बोलते हैं, क्योंकि उनको जैसे समझ आता है वही भाषा हम बोलते हैं, और उनको बेटर समझ आता है हम जिससे हम जो कहना चाहते हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उससे हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब भले हमने साइकिल नहीं देखी है, बट जिन लोगों ने साइकिल देखी है उन्होंने जो लिखा है वो हमने पढ़ा है। मार्केट में चीजें ज्यादा नहीं बदलती है इन्वेस्टर बिहेवियर के तौर पे। भले ही कंपनी बदलते हैं, कंपनीज जो जो नए नए आते हैं, प्रोडक्ट्स जो जो आते हैं वो चेंज होते हैं, बट जो बेसिक्स है पर्सनल फाइनेंस के वो सेम रहते हैं। तो हम यही जिन लोगों ने जो मार्केट्स के बारे में लिखा लिखा है, कुशल और मैंने, हम दोनों ने यही पढ़ के यही समझ के लोगों को आज आसान भाषा में समझा रहे हैं। बट आप ये जो सवाल पूछ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सही है, और लोगों को भी ये पूछना चाहिए कि हम जिन लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उनको वो चीज के बारे में कितनी नॉलेज है, या वो जो कह रहे हैं वो हमारे लिए सही है कि नहीं। अब शायद कुशल और मैं हम लोग खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं कि हम स्टॉक टिप्स नहीं देंगे, हम जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा लोगों की जो मदद करेगा ज्यादा उसी के ऊपर हम इंफॉर्मेशन देंगे, और एकदम खुद ही सेल्फ मोरालिटी के साथ करेंगे कि वॉट एवर वी स्पीक लोगों की वो मदद करे। बट कई सारे और लोग भी हैं जो वीडियोस वायरल करने के लिए या फेम के लिए या थोड़ा ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं या कुछ टिप्स दे जाते हैं जो शायद लोगों के लिए अच्छा ना हो। अब हम यंग है, हम तो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए, बट लोगों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करे वो देखे कि वो उनके लिए सही है कि नहीं, और खुद भी इतना एडुकेट करे, दूसरे दूसरे लोगों से इंफॉर्मेशन ले, ताकि वो एंड में खुद के लिए सही डिसीजन ले सके। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि सही नीयत होना और खुद कॉन्शियसली इस बात को ध्यान में रखना कि आप कोई स्टॉक एक्सपर्ट बनकर ना निकले, कोई म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट जो कि लोगों को बस चंद बताए कि इसको खरीद लो, इसमें निवेश कर लो तो आपके पैसे दोगुने हो जाएंगे। एक अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना जो आपने कहा है, और एक सही नीयत एंड डूइंग इट फॉर द राइट रीजंस, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो शायद लोग जो जनता है, जो दर्शक हैं, जब कोई किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना चाहते हैं तो इन तरह की बातों का ख्याल रखें। एंड ऑफ कोर्स सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं ये जरूर उनको देख लेना चाहिए। बहरहाल चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम इंडिया इन्वेस्टर वीक बना रहे हैं। आप दोनों ने बताया कि किस तरह के निवेशक आजकल हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो नए तरह के निवेशक हैं कुशल, इनका रुझान स्पेकुलेशन की तरफ बहुत है। अच्छा, एक तबका ऐसा है जो कि रिस्क को समझता है, रिस्क लेना भी जानता है और साथ ही इन्वेस्टमेंट्स को भी समझता है। सो आजकल के जो युवा हैं वो छोटा मोटा स्पेकुलेशन में भी चले जाते हैं। उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट करना होगा तो थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, थोड़ा सा लंबा रखना होगा। ओवरऑल व्यू उनका काफ़ी कवर्ड है अपने पैसों को निवेश करने को लेकर, अपने पैसों पर रिस्क उठाने को लेकर। लेकिन अप्रोच में कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो चीजें जरूरी हैं शायद वो उनके पास अभी भी नहीं है। कैसे देखते हैं इसको आप कुशल? दैट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से जो चीज़ मिसिंग है, जो भी लोग है, यंग इन्वेस्टर स्पेसिफिकली, पेशेंस बहुत बहुत लैकिंग है। आपने एग्जांपल दिया स्पेकुलेशन का, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, राइट। अभी आपने भी पढ़ा होगा सेबी की जो रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट अभी आई सितंबर 2024 में, 1 मंथ बैक, it also mentioned that a lot of young investors are getting into the FNO, and 91.6% is the average people like who are not making money. और आपने अगर वो रिपोर्ट पढ़ी होगी तो उसमें ये भी किया कि 93.6% of the young people who are under 30, उनका प्रोपोर्शन बढ़ गया है और उन्होंने बेसिकली लॉसेस बनाए पूरे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। सो द पॉइंट इज दैट इवन सेबी एंड एवरी ब्रोकिंग कंपनी इज ऑल्सो ट्राइंग टू से दैट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लोग पैसा गवा रहे हैं, बट देर आर लाइक हैंडफुल ऑफ पीपल हु आर मेकिंग लाइक गुड मनी। बट लोग क्यों जाते हैं? ग्रीड में जाते हैं। उनको लगता है कि चलो एक महीने में 4% 5% मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, साल में 50-60% मिल जाएगा, मेरे को तो इतना इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में किधर भी नहीं मिलेगा। So that greed which is there, that is causing this entire problem. And I think that compounding, जैसे अनुष्का ने भी कहा कि compounding जो है, I think इसका जो benefit अगर leverage करना है तो वो long term investing से ही आएगा। एंड मैंने एक रिसेंटली पॉडकास्ट भी किया था मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन के साथ, एंड उन्होंने एकदम
ब्यूटीफुल चीज कही थी कि अगर 10 साल में कोई भी चीज अगर 10 गुना होती है तो 20 साल में वो 100 गुना होगी, 20 गुना नहीं होगी। 30 साल में वो 1000 गुना होगी, सेम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पे। तो बेसिकली अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हो 20 साल के, तो अगले 30 साल में आपको 1000x का भी रिटर्न देखने का मौका मिलेगा, बट आपके पास 30 साल का पेशेंस होना चाहिए। तो मेरा पॉइंट यही है सारे यंग इन्वेस्टर्स को कि अगर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करना है, जो भी करना है, दैट शुड बी लाइक ओनली टू अ proportion of 5 to 10% of your entire portfolio. Majority, which is 80 to 90%, should be towards SIPs or mutual funds or towards investing in long term, and that is going to help you reap the benefits of compounding. तो मेरे हिसाब से तो यही लाइक मेरा एडवाइस होगा, एंड इसी को मैं ऐसे देखता हूँ। अनुष्का, आप कैसे समझती हैं इस चीज़ को? और रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन कितना ज़रूरी है ना? बिना रिस्क लिए तो मेरे ख्याल से आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसको भी कैलकुलेटेड तरीके से लें, उसको भी आप सही तरीके से डाइवर्सिफाई करें। ये कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, सो ये भी समझाइए। करेक्ट। आपने बहुत ही सही चीज बोली, कैलकुलेटेड रिस्क। इनफैक्ट ये चीज मैं काफी अपने सोशल मीडिया पे भी बोलती हूँ। कि एक मूवी आई थी, एक सीरीज आई थी स्कैम 1992, जिसमें पॉपुलराइज हुआ था रिस्क है तो इश्क है। लोग है ना रोमांटिसाइज करने लग गए कि ओ रिस्क तो लेना ही पड़ता है स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, अरे रिस्क आता है तो ही तो पैसे बढ़ते हैं, तो ही तो लोगों की किस्मत बदलती है। बट इसी के ऑपोजिशन में ये बोलती हूँ कि रिस्क है तो इश्क है नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क है तो इश्क है। अब मैं कैलकुलेटेड क्यों बोल रही हूँ? अब देखो, अगर आप अपना पैसा एफडी में ही रखते हो या फिर कोई एकदम लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में रखते हो, तो आपको कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है उसे मिस कर जाते हो। बट उसके अगेंस्ट जो दूसरा वो है, ये नहीं है कि आप सारा का सारा इतने हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में रखो कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए वो ही पैसे चले जाए। तो अभी रिस्क को टेक्निकली तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, फॉर्मूलाज है जिससे हम समझा सकते हैं। बट लोगों के लिए एक आसान तरीका रिस्क को समझना है कि जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, उसका क्या चांस है कि मेरे पैसे जो मैंने इन्वेस्ट किए वो ही नेगेटिव में चले जाए एट द टाइम जब मुझे वो पैसे चाहिए मेरे गोल के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो क्या चांस है कि वो 10 साल का जो मेरा गोल है, वो गोल के समय पे वो पैसे नेगेटिव हो जब मुझे वो पैसे चाहिए। वही अगर 3 साल का टाइम ड्यूरेशन है, मुझे घर खरीदना है, डाउन पेमेंट के लिए मैंने इकट्ठा कर रखे हैं और वो मैं उसकी एसआईपी कर रही हूँ, तो वो 3 साल के लिए तो एसआईपी का रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि 3 साल में मार्केट ऊपर नीचे जाएगा ही। और जब वो तीसरे साल में आपको पैसे चाहिए, तब अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो आप क्या करोगे? तो आपके टाइम होराइजन, आपके गोल के हिसाब से और आपके पर्सनल रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी के हिसाब से कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम होराइजन्स के हिसाब से सूटेबल होते हैं। तो अभी वो आपकी ड्यूटी है कि आप वो आइडेंटिफाई करो कि आपके गोल्स क्या है, आपके पर्सनल सिचुएशन, कि आपके फैमिली में डिपेंडेंस कितने हैं, परिवार में आप पे कौन निर्भर है पैसों के लिए, आपके फ्यूचर में गोल्स क्या है, आपका जॉब कितना स्टेबल है, पर्सनल रिस्क टॉलरेंस और जो एसेट और जो आपका टाइम होराइजन है, ये दोनों का रिस्क होराइजन जो है, सॉरी रिस्क प्रोफाइल जो है, वो मैच होना चाहिए एसेट के रिस्क प्रोफाइल से, और तब जाके आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। चलिए, अब थोड़ा आई सा होप थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ हो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल से काफ़ी आसान भाषा में आपने समझाया है। लेकिन अब मुझे बात करनी है मॉडर्न गोल प्लानिंग की। कुशल, एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल गोल प्लानिंग, आजकल के युवा जनरेशन्स की गोल प्लानिंग को लेकर कहाँ कहाँ चेंजेस आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं? अराउंड रिटायरमेंट हम बहुत सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, द फायर कॉन्सेप्ट, एंटरप्रेन्योर कॉन्सेप्ट, रिटायरमेंट मतलब अभी सिर्फ एक जॉब छोड़ देना होता है, इनकम सोर्सेज खत्म कर देना नहीं होता है, अर्ली रिटायरमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, लोगों को घर नहीं खरीदना है, रेंट पर रहना है, मिलेनियल्स जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि फैमिली को बढ़ाने का जो फैसला है उसको जितना टाल दिया जाए उतना अच्छा है, पीपल आर नॉट इवन गोइंग फॉर किड्स। तो समाज देखिए जब जब बदलता है तो इस तरह के बदलाव हमें आते हुए दिखाई देते हैं, और बिकॉज भारत एक युवा देश है तो हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हुए देखेंगे, बदलाव आता हुआ हम देखेंगे। लेकिन जब हम इसको फाइनेंशियल प्लानिंग सेंस में समझें तो इस तरह के बदलते गोल्स को आप कैसे समझ पा रहे हैं? राइट, आपने बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स टच अपॉन किए। स्पेसिफिकली ये सारे जो गोल्स चेंज हो रहे हैं,
ये बहुत सारे जेनजीज और मिलेनियल्स जो है इनके गोल्स अभी काफी फ्लक्चुएट हो रहे हैं इन द सेंस दैट कि अभी किसी को सपोज ऐसे वेकेशन पे भी जाना है 2 साल बाद 3 साल बाद, तो उसके लिए भी लोग सेव करना शुरू कर लेंगे। सेकेंडली, अगर किसी को घर खरीदना है, लेट्स से 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, उसके लिए भी प्लानिंग अभी से शुरू कर लेंगे। एंड जो कॉन्सेप्ट है पूरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली का, आई थिंक दैट इज बॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एवरीवन हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट ओके, फुल टाइम जॉब तो कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ इन्वेस्टिंग कैसे करे या तो फ्रीलांसिंग कैसे करे जिससे एक साइड इनकम होनी चाहिए, एंड उसके थ्रू वो लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो एवरीवन वांट्स अ लाइफ टुडे, लाइक एटलीस्ट द जेनजीज हु आई टॉक टू, कि उनको बेसिकली 35-40 तक पूरा काम करना है, and उसके बाद एकदम रिटायर करना है, एक कॉर्पस बनाना है जिससे उनको बेसिकली मंथली एक्सपेंसेस कवर अप हो जाए। तो ये मैं बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस देखता हूँ। तो मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग एट अ प्लेस वेयर ऑल द यूथ ऑफ इंडिया आर वांटिंग टू हैव अ लाइफ वेयर दे वांट फ्रीडम अल्टीमेटली। मतलब लोगों को अभी ऐसे पेशेंस भी नहीं रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि ओके पूरा 12-14 घंटे जॉब में काम करना है। दे वांट लाइक अर्ली रिटायरमेंट, दे वांट फ्रीलांसिंग वर्क, दे वांट मोर मनी एंड दे आल्सो वांट मोर फ्रीडम, व्हिच इज गुड इन वन वे, बट एट द सेम टाइम थोड़ा मतलब उनको भी समझना होगा कि दिस इज गोइंग टू कम एट द कॉस्ट ऑफ टाइम, व्हिच इज गोइंग टू बी 5 years, 10 years, 15 years, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से एज ग्रुप में फॉल करते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो चेंजेस हो रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, like all the youth whom I am talking to, like they have now decided कि okay, अगर उनको गोल सेट कर दिया ना, तो वो गोल सेट करके वो लोग इन्वेस्टिंग अभी से ही शुरू कर लेंगे। सो रिसेंटली लाइक आई ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन कि कितना रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए और कितनी इन्वेस्टिंग अभी से तुमने शुरू करनी चाहिए कि इतना कॉर्पस होगा। एंड एवरीवन स्टार्टेड कमेंटिंग देयर एंड दे वर टेलिंग दैट हाँ, हम भी इतनी इन्वेस्टिंग शुरू कर लिया, हमको भी रिटायर जल्दी होना है एक्सेट्रा। आई ऑल्सो टुक अ सेशन फॉर like all the employees of one particular multinational company, and they were all the women CXOs, and they were all like 40-45, and when I asked them कि आपको let's say अभी आपका मेन गोल क्या है, या तो अभी आपको let's say इन्वेस्टिंग कहाँ पे करते हो and all, so everyone mentioned that their retirement corpus is about to like let's say get finished and everyone wants to retire early. So what I'm trying to say is ये पूरा concept जो है early retirement, financial independence, freedom, ये बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है, and I think people have started realizing that they want to own their time, लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, एंड इसी के थ्रू उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल सेटिंग भी चेंज होने वाली है। अनुष्का, आजकल के युवा कितना लाला लैंड में रहते हैं फिर आपके मुताबिक? लाला लैंड मतलब? लाला लैंड का मतलब है कि जो काफी हद तक समझाया कुशल ने भी कि करना बहुत कुछ है लेकिन सही अप्रोच नहीं है। बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आधी इंफॉर्मेशन है। वो ये नहीं समझते, ठीक है लोग आके बोलते हैं फायर रिटायर अर्ली, बट वो लोग ये नहीं समझते कि वो रिटायर अर्ली का जो रिटायर अर्ली के लिए जो उनको अमाउंट चाहिए आज इन्वेस्ट या सेव करने के लिए, वो अमाउंट पे पहुंचने के लिए उनको उनकी एक्टिव इनकम कितनी बढ़ानी पड़ेगी, कितने ज्यादा आज काम करने पड़ेंगे, कितना सैक्रिफाइस आज करना पड़ेगा। और वो जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखता है ना कि चलो मुझे अगले 10 साल में रिटायर होना है, अब इनकम तो अचानक से ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती, तो वो अनइंटेंशनली वो गोल को अचीव करने के लिए रिस्क ज्यादा ले लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल्स डिफाइन कर रहे हो और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, बट उसके साथ साथ और भी ज्यादा जरूरी है कि आप रियलिस्टिकली अजम्पशंस ले। और एक और चीज बहुत जरूरी है कि आप ऐसा प्लान बनाए जो सस्टेनेबल हो। अब अगर आप अगले 10 साल में रिटायर होना चाहते हो जिसकी वजह से आज आपको सब छोड़ छाड़ के सिर्फ काम करना है और कोई आपके लीजर के लिए एक्सपेंसेस या लीजर के लिए बजट बचा ही नहीं है, तो आप वो गिव अप कर दोगे, वो सस्टेनेबल ही नहीं होगा। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए आपको वो एक बैलेंस लाना होगा ऑन हाउ यू कैन एंजॉय टुडे एट द सेम टाइम बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्यूचर। और वो बैलेंस लाना मुश्किल है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आसान है, बट इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप एक रियलिस्टिक अजम्पशन लीजिए कि आपके मंथली इन्वेस्टमेंट या मंथली सैलरी से कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे आप इन्वेस्ट कर दीजिए, और बाकी का जो पैसा है वो आज के लिए खर्चिए, आज अपस्किल करने के लिए या अपने इंटरेस्ट के लिए या अपने फैमिली पे या अपने लीजरली एक्सपीरियंसेस के लिए वहां पे स्पेंड कीजिए। देखो जिंदगी में आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे? चलो आज आप 40 ईयर्स पे फाइनेंशियल फ्री हो जाते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे? इतने सारे अनसर्टेनिटी बीच में आता है, अगर 40 पर आप नहीं कर पाओ और बीच में ही आपको छोड़ना पड़े, फिर आपका क्या गोल रहेगा? तो बहुत ही जरूरी है कि आप एक लॉन्ग टर्म विजन रखिए, सस्टेनेबल विजन रखिए, और ये आप रियलाइज कीजिए कि आप जो सक्सेस स्टोरी सुन रहे हो ऑनलाइन वो नॉर्म नहीं है, वो एक अनोमली है। मतलब वो सबके साथ नहीं होता, वो कुछ चुनिंदा लोगों के साथ होता है, और अगर हम उसका एस्पिरेशन रखेंगे तो हम बर्न आउट होके पहले ही गिव अप कर लेंगे।
कुशल, क्या आपको लगता है कि आजकल की जो युवा जनरेशन है वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है? क्योंकि अगर हम हमारे माता पिता की बात करें या उनके माता पिता की बात करें, वो हमेशा अपने परिवार को साथ में लेकर चलते थे। वो समय भी अलग था, तब हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। अगर किसी को बाहर खाने के बारे में प्लान करना हो तो शायद महीने में एक बार जाया जाता था। आज तो आप कभी भी जो है एक ऐप पर जाइए और खाना ऑर्डर कर लीजिए, रिजर्वेशन करा लीजिए, एयर टिकट्स बुक कर लीजिए। क्या बहुत सेल्फ सेंट्रिक हो गई है आज की युवा निवेशक? सिर्फ अपने ग्रेटिफिकेशंस के बारे में ज़्यादा सोचती है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम ओरिएंटेड हो गई, क्योंकि उनको लगता है कि उनके माता पिता ने तो अपने लिए कर ही रखा होगा, है ना? उन्होंने रिटायरमेंट के बारे में सोच ही रखा होगा। उनका धर्म था हमको हमको पालना, हमको पढ़ाना लिखाना, और उनका धर्म पूरा हो गया। अब हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं। क्या ऐसा माइंडसेट है जो कि थोड़ा गलत लगता है, या पता नहीं सही हो आपके मुताबिक? बताइए। ट्रिकी क्वेश्चन है काफी, बट वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक येस एंड नो दोनों। लाइक मैं भी जिन लोगों से बात करता हूँ तो माइंडसेट थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो गया, इन द सेंस दैट दे वांट टू लिव बाय देमसेल्व्स। ऐसे होता है ना कि मतलब वो लोगों को भी ऐसे बोलते हैं कि आई लिव बाय माई सेल्फ, एंड दे वांट टू लिव लाइक ऑन रेंट फॉर लेट्स से गुड 5 years 10 years, एंड एकदम अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, एंड खुद का जो भी खर्चा है, खुद का जो भी सेविंग्स है, इन्वेस्टिंग है, उनका एकदम पर्सनली मैनेज्ड होता है। सो बेसिकली आई हैव सीन अ ट्रेंड वेयर अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ माई एज, they are like trying to tell everyone that their salary or their income, whatever it is, it's like covering all their expenses, and वो planning भी कर चुके हैं कि okay next 5 years 10 years में मुझे क्या करना है क्या नहीं। and I've also seen a trend where everyone is like कि अभी हम लोग पेरेंट्स से पैसा नहीं मांगते हैं, अभी हम लोग जो भी पैसा है हमारा वो खुद ही कमा के खुद ही इन्वेस्ट करते हैं और सेव करते हैं। so I feel that this, I don't know if it should be called as self-centered, but at the same time I feel that this mindset is a mindset where today's youth are becoming more independent and they are not becoming dependent on any particular persons, which in a way is good in my opinion, because क्या होता है कि अगर आप खुद के इस पे मतलब आप खुद के जो भी काम पे आप खुद के इस पे आप जी सकते हो, एंड आपकी इनकम दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर योर एक्सपेंसेस एंड ऑल, then I think you are at a very good stage in your life. You don't have any worries, you don't have any debt, any liabilities, and that is going to be like the best phase of your life where you are financially free and financially independent. वरना क्या हो जाता है कि बहुत डेट्स हो जाते हैं, लाइबिलिटीज हो जाते हैं, ईएमआईज बढ़ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड डेट्स, बाय नाउ पे लेटर, मतलब इतने ज्यादा डेट्स हो गए, इतने ज्यादा लोन्स हो गए, अगर वही पे करते करते पूरी जिंदगी चली जाएगी अगर आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपने कितने ट्रांजैक्शंस कर लिए। दैट इज अ बैड फेज टू बी इन। So I feel that it's not self-centered in a manner, but it is more like I want to become financially independent, and at the same time, I would want to ensure that my parents are retiring early. Just one of my content creator friends only, he is a YouTuber with 1.5 million subscribers, and his father works in a HR company. Now he said in one of the videos that he's making very good amount of money, and he sends that money to his parents as well because he wants his parents to retire early. So the point of this was that कि भले ही वो भी इंडिपेंडेंट है, बट इट्स लाइक ही वांट्स हिज पेरेंट्स टू रिटायर अर्ली, एंड दैट इज द मेन माइंडसेट। तो द रीजन आई सेड येस और नो इज बिकॉज कुछ टाइप के लोग होते हैं कि उनको ऐसे है कि नहीं मेरे को खुद के इस पे जीना है, मेरे को पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं लेना है, एंड आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ। कुछ टाइप के ऐसे लोग होते हैं कि नहीं मेरे को पेरेंट्स को अर्ली रिटायर करना है, एंड आई ऑल्सो वांट देम टू लाइक रिलेटिवली रिलैक्स एंड बी फ्री एंड जस्ट रोम द एंटायर वर्ल्ड सो दैट आई कैन ऑल्सो स्पेंड मोर टाइम विद देम। चलिए, मेरे पास समय लगभग खत्म हो गया है, लेकिन सेम जवाब अनुष्का, आप क्या जवाब देंगी सेम सवाल पर? मैं तो कम्प्लीटली रिफ्यूट करूंगी आपके स्टेटमेंट को। कुछ कुछ लोग होंगे शायद पहले के जनरेशन से थोड़े ज्यादा होंगे जो इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग रखते हैं, जिनको अपने परिवार का ध्यान नहीं रखना है। बट मेरे एक्सपीरियंस में तो अभी तक मेजोरिटी लोग जो है अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं। आज दिन तक मेरे सारे जो बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोज है वो यही है कि अपने बच्चों के लिए कैसे इन्वेस्ट करें, अपने पेरेंट्स को कैसे रिटायर करें। शायद ये चेंज आ गया है कि एज अ सोसाइटी एज अ जनरेशन हम सोसाइटी को दिखावे में इतना स्पेंड नहीं करते। शायद शादी में 500 लोगों को नहीं बुला के शायद 200 लोगों को ही बुला के बाकी के जो पैसे है उससे एक बड़ी ट्रिप लेते हैं, या शायद घर थोड़ा छोटा लेके एक्सपीरियंसेस में ज्यादा स्पेंड करते हैं, या शायद मटीरियलिस्टिक चीजों में कम स्पेंड करके फाइनेंशियली फ्री होने का ज्यादा जल्दी प्लान करते हैं। मेंटालिटी चेंज हो गई है, बट जो केयर है, जो प्लानिंग है टूवर्ड्स फैमिली, टूवर्ड्स पेरेंट्स, चिल्ड्रन, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। शायद थोड़ा परसेंटेज पहले से बड़ा हो, वो हमेशा से ही रहता आया है, वो शायद फ्यूचर में थोड़ा सा और बढ़ेगा भी। बट मेजोरिटी जेंजी, मेजोरिटी जो यंग लोग है, बस फालतू में हमारा नाम बदनाम कर रखा है। हम भी रिस्पॉन्सिबल है, हम भी जी हमारे फैमिली जी ओरिएंटेड है। जी जी जी। चलिए, मेरे ख्याल से चर्चा लगातार चलती रहेगी, लेकिन मेरा समय समाप्त हो चुका है इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला और इतनी बारीकी से तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखी और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच।
इसी के साथ आज के स्पेशल एपिसोड में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।